था यहाँ पे। तो मेरा पूरा जो माइंडसेट है वो बहुत ऐसा बन गया है कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत फ्रेंडली। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवलॉग यात्री पर। आज हम सारनाथ में स्थित उस जैन तीर्थ स्थान पर है जहाँ पर 11वें तीर्थंकर भगवान श्रीहंसनाथ का इस इलाके में जन्म हुआ था। उस समय इस जगह को सिंहपुरी के नाम से जाना जाता था और उनकी याद में ही ये मंदिर बनाया गया है। सारनाथ जो है वो वाराणसी का सबसे ऐतिहासिक और बौद्ध धर्म में काफ़ी पवित्र स्थल है, जो बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म जैसे विभिन्न धर्मों के पर्यटकों के बीच जो है काफ़ी पॉपुलर है। और यहाँ का वातावरण जो है इतना क्वाइट एंड पीसफुल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सफाई है। ऐसा लगता है कि मानो धरती का जो स्वर्ग है वो ये हो। आप एक भाग दौड़ धूल भीड़ भाड़ की दुनिया से आप पूरे तरीके से एक अलग दुनिया के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपके लिए एक मस्ट विज़िट जगह है अगर आप वाराणसी आते हैं तो। सारनाथ में जो है वो प्राचीन खंडर, उनका एक विशाल क्षेत्र मौजूद है। 3री शताब्दी और 11वीं शताब्दी के बीच सारनाथ में कई बौद्ध संरचनाएं बनाई गई और आज यह बौद्ध तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थित स्थानों में सबसे विस्तृत जो संग्रह है उसको प्रस्तुत करता है। बौद्ध धर्म के अलावा सारनाथ में, जैसा मैंने बताया, जैन धर्म से भी जो है जुड़े हुए हैं ये स्थान। और यहाँ पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर जो हैं उनका जन्म हुआ था इसी इलाके के अंदर। और इसमें जो है काफ़ी सारे स्तूप हैं। चौखंडी स्तूप है, मूलागंध कुटीर है, धार्मिक स्तूप है। और सारनाथ में जो है मतलब काफ़ी एक्सकवेशन करने के बाद में ये जो चीज़ आप आज देख रहे हैं वो हमें मिली है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको 25 रुपीज़ की टिकट जो है वो लगेगी, जो कि आप बाहर टिकट विंडो से परचेज़ कर सकते हैं। और 5 रुपीज़ की टिकट जो होगी वो आपको म्यूज़ियम में जाने के लिए लगेगी। तो आप कलेक्टिवली जो टिकट है वो ले सकते हैं। एक ही टिकट में आप दोनों जगह पे विज़िट कर सकते हैं। और सारनाथ के इतिहास के बारे में बताएं तो ये मेंस वाराणसी सिटी से करीब 10 किलोमीटर दूर जो है वो है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो इसी जगह पे दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया था। और यह जो था वो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। और ये जो स्थान है वो बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख जो तीर्थ हैं उनके उनमें से एक है। जो अन्य तीर्थ हैं वो है लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। सारनाथ का जो इतिहास है उसमें सबसे गौरवपूर्ण जो टाइम था उनका वो गुप्त काल था। उस समय मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में यह कला का सबसे बड़ा केंद्र था और काफ़ी ज़्यादा जो है अत्यंत खुशहाल और प्रॉस्परस ये जगह थी। और महमूद गजनवी ने वाराणसी में जब आक्रमण किया उस टाइम पे सारनाथ को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और 1926 ईस्वी में महिपाल के शासनकाल में स्थिरपाल और बसंतपाल नामक 2 भाइयों ने सम्राट की प्रेरणा से काशी के देवालयों के उद्धार के साथ साथ धर्मराज स्तूप और धर्म चक्र का भी उद्धार करवाया। और गढ़वाल वेश के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक विहार भी बनवाया। और उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे समय बीतता गया, काफ़ी समय के बाद में सन 1800 के आसपास यहाँ और उसके बाद काफ़ी सारी जो है वो खुदाई करवाई गई। उस खुदाई में से हमें काफ़ी तरह की धातुएं और अलग अलग तरह के मंदिरों के अवशेष, हमारा जो अशोक पिलर है वो हमें यहाँ से मिला।
और अगर पूरे सारनाथ के जो ये एक्सकवेशंस रूइंस हैं इसको ऊपर से देखें तो ये उनका मैप है, और इसके अंदर अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। तो ये आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए, एक समय पर ये सब आप देखिए लैंड जो था ज़मीन के नीचे था, एक्सकवेशन करके इसे पूरा बाहर निकाला गया है। अब हम थोड़ा अंदर चल के देखते हैं कि इस जगह की जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ईंटें देख रहे हैं, ये सब उसी समय की है। और जो धर्मराज स्तूप है, मौर्य राजा अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के स्मृति शिष्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए बनाया गया था। और इस स्थल पर पुरातत्व उत्खनन जो हुए उससे पता चलता है कि ये मूल स्वरूप से यह 14.93 मीटर रेडियस का एक छोटा स्तूप था। बाद में अलग अलग चरणों में इसे परिवर्तित किया गया। बाद के विस्तारों के बाद इसकी जो है आकार में वृद्धि हुई, इसकी ऊंचाई बढ़ी, और जो विशाल संरचना जो है वो 1794 ईस्वी में तब सामने आई, जब बाबू जगत सिंह द्वारा निर्माण सामग्री प्राप्त करने के लिए यहाँ लगे मजदूरों को एक पत्थर के बक्से के अंदर कुछ अवशेष मिले, और फिर पता चला कि वह अवशेष जो है उनको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया है। और अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ से तो आपको कुछ पत्थर के नक्काशी किए हुए टुकड़े जो हैं वो मिलेंगे, जो शायद कभी इन मंदिरों के अंदर इस्तेमाल किए गए होंगे। आप भी कभी यहाँ आए तो आप इस जगह को देख कर के ये रिलेट कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर रहे होंगे और बहुत सारे क्वार्टर्स रहे होंगे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, अपनी साधना किया करते थे। ये अभी हमने एक मोनोलिथिक रेलिंग देखा, हालांकि हम इसे टच तो नहीं कर सके क्योंकि सामने ग्लास लगा हुआ था, बट इस तरीके से वो पूरा रेलिंग जो दिखता था उसका कोई एक भाग जो है वो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हज़ारों साल पुरानी जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं और भारत का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं।
ये आप थोड़ा सा इसी जगह से आगे चलेंगे पीछे की तरफ, तो काफ़ी सारे पत्थर जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। इन पे अलग अलग तरह की नक्काशी है जो यहाँ के स्ट्रक्चर्स के अंदर उस समय इस्तेमाल हुए थे। तो ये एक साइड इन्होंने इनको मार्क करके रखा हुआ है और हर आर्टिफैक्ट पर एक इन्होंने नंबर दिया हुआ है। तो ये काफ़ी विशाल कलेक्शन थी। अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या आपका हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है, आपका आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको इस जगह पर डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो जिस समय बनाई गई है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आपके पास में किसी तरीके की कोई मशीनरी नहीं थी। तो पहले तो ये डिज़ाइन को सोचना, फिर उस पे किसी पेपर पे उतारना और फिर उसे ह्यूमन मेड टूल्स जो हैं उनसे बनाना बड़ी मेहनत का काम है। कितना टाइम लगा होगा आप सोचिए कि इन सब चीज़ों को बनाने में। और जो हिस्सा ढहा दिया गया इन्वेडर्स के द्वारा वो ढहा दिया गया, बट आप ये देखिए कि आज भी जो इसका बेस है वो ऐसे के ऐसे ही इंटैक्ट है, उतने ही मजबूती के साथ। और जो टेंपल परिसर को ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, बेहद काबिल तारीफ़ काम उन्होंने किया है। इस तरीके से इसको मेंटेन किया करके रखा हुआ है कि इतनी ग्रीनरी आपको शायद ही किसी दूसरी जगह पर देखने को मिलेगी। लश ग्रीन लॉन्स जो हैं बनाए गए हैं, चारों तरफ पेड़ हैं। इवन आप अगर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं तो यहाँ आप बहुत अच्छे से जो है समय बिता सकते हैं। और ये भी जो कुआं है शायद उसी समय का रहा होगा। और जब इससे आगे जब हम थोड़ा चले तो हमने एक स्ट्रक्चर को नोटिस किया जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़मीन के नीचे का स्ट्रक्चर था। अभी हम आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर था और इसमें बहुत सारे ऐसा लग रहा था छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, और सब रूम्स जो थे वो पार्टीशन किए हुए थे। फ़िलहाल इन्होंने इन रूम्स के आगे आप ये कह लीजिए एक जाली लगाई हुई थी, तो आप उसमें जा नहीं सकते थे। और क्योंकि यहाँ पर हो सकता था कि कोई जानवर वगैरह भी होता, तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर तक गया नहीं। यहीं से मैं रिटर्न ऊपर आ गया हूँ। तो आपको ज़रूर सारनाथ आना चाहिए अपने देश की जो हिस्ट्री है उसको देखने के लिए। और आप जब भी सारनाथ में आएंगे तो आपको वो मशहूर अशोकन पिलर जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल सारनाथ के बाहर निकलते ही ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है सारनाथ का। तो जब आप वीडियो की शुरुआत में देखा होगा आपने कि आपको एक पिलर्स नज़र आए थे ग्लास के अंदर, एग्जैक्टली वो वही पिलर्स है जहाँ पे नेशनल एम्बलम जो है वो डिस्कवर हुआ था हमारा। और वो नेशनल एम्बलम इसी म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। अगर आप इस म्यूज़ियम में जाएंगे तो आपके लिए बड़े अचंभे की बात होगी, मेरे लिए भी बहुत अचंभे की बात थी कि पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, छठी शताब्दी, 10वीं शताब्दी के अलग अलग आर्ट्स के आर्टिफैक्ट यहाँ पर रखे हुए थे। अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ थी। देखिए वो लोग, आप ये देखिए कितनी मेहनत करते होंगे एक पत्थर पे डिज़ाइन उकेरने के बाद। आप ये सोचिए कि वो एक पत्थर को भी जीवंत बना देते थे। ऐसे लगता था जैसे, ऐसे लग रहा था देख कर के जैसे कोई मूर्ति है, मूर्ति नहीं है बल्कि कोई एक्चुअली में वो कोई
रियल रियल चीज़ है और वो आपसे बात कर रही है। इनकी मूर्तियों की आप आँखों के एक्सप्रेशंस देखेंगे या खड़े होने की स्टाइल देखेंगे तो आपको यही फील होगा कि कोई जैसे कोई देख रहा है आपको। और इन मूर्तियों के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो की जाती थी। हमने देखा कि बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी थी जो कि कोई मैसेज दे रही थी। जैसे हमने एक मूर्ति देखी तो उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से भगवान शिव एक राक्षस का वध कर रहे हैं। तो इन मूर्तियों को अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, एक मूर्ति है, बट अगर आप उसे पूरा डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर मूर्ति के पीछे जो है वो एक मैसेज उन्होंने दिया हुआ है। मैंने हिंदुस्तान में काफ़ी म्यूज़ियम्स देखे हैं बट दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड म्यूज़ियम। और इतनी पुरानी कलेक्शन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं वो सभी आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो खुदाई के दौरान यहाँ से मिले थे। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको अलग अलग तरह के सेक्शंस मिलेंगे। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं इस म्यूज़ियम में, सबसे पहले आपको स्क्रिप्चर्स जो हैं स्क्रिप्चर्स वो मिलेंगे काफ़ी सारे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी जो उस समय के लोग अपने रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर यूज़ करते थे, डेली यूज़ की आइटम्स। और कुछ ऐसी आइटम्स देखने को मिलेंगी जो टेराकोटा से बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी हाइट की जो है ये मूर्तियाँ हैं। आपको वीडियो में देखने से छोटी लग रही होगी बट आप इमेजिन करिए कि इन मूर्तियों की जो हाइट थी उसके सामने हम बिल्कुल बौने नज़र आ रहे थे। आप ये मान लीजिए कि अगर कोई 6 फुट का आदमी है और ऐसे अगर 3 या 4 आदमी खड़े कर दें तो इतनी हाइट जो है इन मूर्तियों की होगी। तो ये जैसे एक प्रतिमा यहाँ पर बताई हुई है। ये 5वीं शताब्दी की प्रतिमा है। और ये जितनी प्रतिमाएं हैं ज़्यादातर ये प्रतिमाएं सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। ये वाली प्रतिमा जो है वो 6ठी शताब्दी की है। और ये जो प्रतिमा थी ये नवग्रह की प्रतिमा थी। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल 9 ग्रह जो है वो बनाए हुए हैं, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ और एक बीच में। ये प्रतिमा इसमें गणेश जी को दर्शाया गया है।
अब हम अपनी जर्नी को एंड करने जा रहे हैं और जो ट्रेन हमें न्यू दिल्ली से बनारस लेके आई थी 22416 वंदे भारत एक्सप्रेस, वही ट्रेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 AM पे यहाँ से डिपार्ट करती है। तो आप ये ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं न्यू दिल्ली पहुँचने के लिए। और बनारस की जो जर्नी रही वो बहुत अमेजिंग रही एंड काफ़ी फ्रेंडली लोग थे यहाँ के और बिल्कुल फ्री होकर हम घूम रहे थे। किसी भी चीज़ के लिए हमें ऐसे नहीं लग रहा था कि यार हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टाइम विज़िट था यहाँ पे, तो मेरा पूरा जो माइंडसेट है वो बहुत ऐसा बन गया है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं। अगर आप किसी से भी कुछ पूछोगे तो आपको काफ़ी इजीली जो है वो गाइड करेंगे, बताएंगे। तो आप भी ज़रूर, सावन का महीना शुरू होने वाला है, वाराणसी ज़रूर विज़िट कीजिए। सावन में भगवान शंकर के दर्शन करने का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो आपको ज़रूर अपने फैमिली के साथ में वाराणसी विज़िट करना चाहिए। और जल्दी हम एक और जर्नी जो है वो प्लान करेंगे, अपलोड करेंगे उसे अपने चैनल पे। और ये जो जर्नी थी वो हमने कुछ गैप के बाद अपलोड की है क्योंकि कुछ काम था और काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था कि कहीं पे जाने का प्लान बने। बट हाँ, अब हमने बनाया प्लान और हम अब आए यहाँ पर और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जर्नी जो है वो जल्द करें। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।